आज की कहानी चाइना के एक अजीब से रिवाज पर है, जिसमें शादी दो जिंदा लोगों की नहीं बल्कि दो मरे हुए लोगों की करवाई जाती है। सेलिम की शादी से कुछ दिन पहले ही उसकी आंटी की मौत हो जाती है। इस वजह से उसे अपने बचपन वाले घर लौटना पड़ता है, वही घर जहां उसके और उसकी होने वाली बीवी के लिए एक डरावना राज छुपा था। आखिर क्या है ये राज? क्यों सेलिम चाहकर भी इस घर से नहीं जा पा रहा और क्यों उन्हें इस खतरनाक रिवाज का हिस्सा बनना पड़ता है? ये सब जानने के लिए देखनी होगी आज की ये कहानी, जो इंडोनेशियन है लेकिन इसमें थोड़ा चीनी कल्चर भी ऐड है। कहानी शुरू होती है साल 1943 में इंडोनेशिया के एक सीन से, जहाँ एक मीना नाम की लड़की शादी के लिए तैयार हो रही थी। मीना की माँ उसके बाल संवार रही थी और उसे ढेर सारी दुआएं दे रही थी ताकि उसकी नई जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजरे। अगली सुबह हमें मीना के होने वाले पति भानु भी नजर आते हैं। मीना उसका हाथ पकड़कर शादी के लिए आगे बढ़ रही थी। उनकी शादी बौद्ध धर्म के मुताबिक होने वाली थी, लेकिन तभी उनके घर में कोई घुस आता है। आवाज सुनकर मीना झट से पलटकर देखती है और सीन तुरंत कट हो जाता है। अब कहानी सीधा आज के टाइम पर आ जाती है, जहाँ हमें एक लड़की दिखती है जिसका नाम है तासिया। वो शादी के जोड़े में तैयार हो रही थी क्योंकि आज उसकी सगाई थी उसके बॉयफ्रेंड सेलिम के साथ। उसे तैयार कर रही थी उसकी बेस्ट फ्रेंड आर्यन, और उनके साथ था एक और करीबी दोस्त फेब्री, जो उनकी तस्वीरें खींच रहा था। शादी की पूरी फोटोग्राफी की जिम्मेदारी फेब्री पर ही थी। इसी बीच वहाँ सेलिम भी आ जाता है, यानी तासिया का होने वाला पति। वो तासिया की खूबसूरती की तारीफ करता है, लेकिन ये देखकर फेब्री के चेहरे से साफ पता चलता है कि उसे ये देखकर जलन हो रही है। क्यों हो रही है ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। फिर एक एक करके सगाई के सारे प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। फिर सेलिम एक स्पीच देता है। वो तासिया का शुक्रिया करता है उसकी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, और कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। वो अपने गोद लिए हुए माता पिता का भी खास तौर पर धन्यवाद करता है, क्योंकि अगर उन्होंने उसे गोद नहीं लिया होता तो शायद उसकी कभी तासिया से मुलाकात ही नहीं होती। उसकी इस स्पीच से हमें ये भी पता चलता है कि बचपन में ही उसके असली माँ बाप की मौत हो गई थी और उसके बाद ही उसके प्रेजेंट माँ बाप ने उसे गोद लिया था। स्पीच खत्म करने के बाद सेलिम तासिया के पास आता है। उस समय दूर से फेब्री उनकी तस्वीरें खींच रहा था। अब सब लोग एक साथ खाना खा रहे थे, तभी तासिया को अचानक भीड़ में एक अजीब सी बूढ़ी औरत नजर आती है जो बस उसे ही घूर रही थी, और अगले ही पल वो औरत गायब भी हो जाती है। तासिया कुछ समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक घर दिखता है। उस घर के अंदर फूलों से ढका हुआ एक अजीब सी लाश पड़ी थी। अचानक उसके मुंह के अंदर से एक तितली उड़कर बाहर आ जाती है। अब सीन अगले दिन पर चला जाता है। सेलिम और तासिया एक रेस्टोरेंट में साथ में खाना खा रहे थे। तासिया सेलिम को बूढ़ी औरत और अपने सपने के बारे में बताती, लेकिन सेलिम को ये बस एक सपना ही लगता है। यहीं पर सेलिम पहली बार तासिया से अपनी आंटी के बारे में बात करता है। असल में सेलिम के असली माँ बाप के मरने के बाद उसकी एक आंटी ही थी जिसने उसे उसके प्रेजेंट माँ बाप के हवाले किया था। इन सालों में सेलिम की उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि कल सगाई के दौरान उसकी आंटी का फोन आया था। हालांकि मैंने वो कॉल रिसीव नहीं किया क्योंकि मैं लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ये सब बताते बताते सेलिम हाथ धोने के लिए वॉशरूम चला जाता है। वहाँ उसके नाक से खून निकलने लगता है। वो खून पोंछ ही रहा था कि उसके फोन पर कॉल आता है। कॉल गांव के एक मास्टर का था जिसका नाम था कौन। वो सेलिम को बताता है कि उसकी आंटी की पिछली रात मौत हो गई है, लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से सेलिम उसकी पूरी बात नहीं सुन पाता। उसी वक्त फिर से उसके फोन पर कॉल आता है। इस बार कॉल उसकी आंटी का था। ये देखकर सेलिम थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाता है। वो कॉल उठाता है और दूसरी तरफ से उसकी आंटी उसे घर लौटने को कहती है और कहती है कि पीछे वाले कमरे में जाकर अगरबत्ती जलाए। सेलिम को इन बातों का मतलब समझ नहीं आता। इतने में फोन के अंदर से चीखने की आवाज आने लगती है। सेलिम समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वो वॉशरूम से बाहर निकलता है एंड तभी हमें वॉशरूम के अंदर वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसे हमने पहले भी उनकी सगाई में देखा था। अब सेलिम बाहर आकर तासिया को अपनी आंटी के मरने की खबर देता है। उनके धर्म के हिसाब से सेलिम को कई दिनों तक वहाँ रहकर सारे काम पूरे करने होंगे, लेकिन ये तो उनके प्री वेडिंग फोटोशूट का टाइम था, इसलिए तासिया कहती है कि ये काम किसी और से करवा लो। लेकिन सेलिम खुद वहाँ मौजूद रहना चाहता था क्योंकि आंटी के बाद उसका कोई सगा रिश्तेदार बचा ही नहीं था। वो ये बात तासिया को समझाता है। इसी तरह बात करते करते उसके नाक से फिर से खून निकलने लगता है। ये देखकर तासिया कहती है, अरे तुम्हारे नाक से तो बहुत सालों पहले ही खून आना बंद हो गया था, अब अचानक फिर से आने लग गया। इसका जवाब सेलिम के पास भी नहीं था। अब सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, जहाँ सेलिम फेब्री से फोन पर कहता है कि वो थोड़े दिन रुक जाए, लेकिन फेब्री कहता है कि अगले 3 महीने तक वो बिजी रहेगा और अभी ही उसके पास समय है। तब सेलिम कहता है कि
ठीक है, तो तुम लोग मेरे गांव वाले घर आ जाओ जहाँ मेरी आंटी रहती थी, और मैं भी अभी यही हूँ। ये घर बहुत खूबसूरत है और जैसा वेडिंग फोटोशूट का थीम हम चाहते हैं वैसा ही है यहाँ। लेकिन ये कहते कहते कॉल कट हो जाती है। फेब्री गुस्से में कहता है कि अब सेलिम के कहने पर कुछ नहीं होगा, और फिर तासिया का हाथ पकड़कर कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मॉडलिंग के लिए चल सकती हो। उसका ये अजीब बर्ताव तासिया के साथ साथ उनके दूसरे दोस्त लियो ने भी नोटिस किया, लेकिन हमेशा की तरह तासिया ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ उसी रात हम देखते हैं कि सेलिम एक फोटो के सामने खड़ा होकर प्रेयर कर रहा है। तभी उसके नाक से फिर से खून बहना शुरू हो जाता है। वो कुछ अगरबत्तियां जलाता है और उस फोटो की आत्मा की शांति के लिए दुआ करता है, लेकिन इस दौरान भी उसके नाक से बार बार खून निकलता रहता है। तभी अचानक आसपास की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तासिया उसी घर में पहुंच गई है। शायद वो सेलिम की बात मानकर वहां आई थी, लेकिन घर के सामने आते ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर एक अजीब सा कॉफिन पड़ा था और उसके अंदर था सेलिम। ये देखते ही तासिया चीख पड़ती है और उसी के साथ उसकी नींद खुल जाती है। ये डरावना सपना देखकर तासिया बहुत टेंशन में आ जाती है। वो देखती है कि पिछली रात सेलिम ने उसे मैसेज किया था कि उसकी आंटी की सभी रस्में पूरी हो चुकी हैं एंड प्रॉपर्टी के कागज पूरे करने में उसे कुछ दिन और लगेंगे। उसने घर का लोकेशन भी भेज दिया था और ये भी बताया था कि वहाँ नेटवर्क की बहुत दिक्कत है। नेटवर्क न होने की वजह से तासिया बार बार कॉल करने पर भी उससे बात नहीं कर पाती, तो वो बिना देर किए लगेज पैक करती है और उसी रात उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। बड़े गेट के सामने पहुंचकर वो दरवाजा खटखटाती है। कई बार नॉक करने के बाद भी कोई नहीं आता। दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला था तो वो अंदर चली जाती है। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। डरते डरते वो फिर से एक और दरवाजा खटखटाती है और सेलिम को बुलाती है। तभी उसे दिखता है कि घर के अंदर का ये दरवाजा भी खुला है। दरवाजा पूरा खोलकर वो अंदर जाती है जहाँ एक गाना बज रहा था। वहाँ सेलिम की आंटी को श्रद्धांजलि देने का सारा इंतजाम किया गया था। उसी वक्त तासिया देखती है कि एक तितली उड़ रही है। उनके धर्म के मुताबिक माना जाता है कि इंसान मरने के बाद तितली बन जाता है। तासिया वहाँ रखी फोटो को देखकर दंग रह जाती है कि ये वही बूढ़ी औरत है जिसे उसने अपनी सगाई में देखा था। डरी हुई तासिया आगे बढ़ती है, तभी उसे छत से पानी टपकने की आवाज आती है। वो उसे नजरअंदाज करते हुए म्यूजिक प्लेयर की तरफ बढ़ती है जहाँ गाना चल रहा था। तभी पास से आवाज आती है और म्यूजिक भी बंद हो जाता है। तासिया को लगता है कि शायद वहाँ सेलिम है, इसलिए वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि यहाँ 2 और लोगों की आत्मा की शांति के लिए मोमबत्तियां जलाई गई हैं। वो वहाँ से निकलकर पीछे वाले कमरे की ओर जाती है। दरवाजे के पास पहुँचते ही अचानक सेलिम दरवाजा खोल देता है। सेलिम तासिया को देखकर हैरान रह जाता है। तासिया उसे गले लगा लेती है। उसे ठीक ठाक देखकर उसका डर खत्म हो जाता है। वो सेलिम को अपने पिछले रात के सपने के बारे में बताती है कि उसने यही घर सपने में देखा था और कॉफिन में सेलिम को लेटा हुआ देखा था। ये सुनकर सेलिम कहता है कि कल सुबह तुम मेरे साथ हमारे पूर्वजों के लिए प्रेयर करोगी। शायद ये सपना एक इशारा था कि शादी से पहले उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। तासिया उसकी बात मान लेती है, लेकिन उसी रात एक अजीब घटना होती है। जिस कमरे में सेलिम था उसके अंदर लाल शादी का जोड़ा पहने एक औरत खड़ी थी। ये औरत और कोई नहीं बल्कि मीना थी, वही जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसके फोटो के सामने रखी मोमबत्तियां अपने आप जलने लगती है। यही वो जगह थी जहां पिछले दिन सेलिम अगरबत्ती जला रहा था। शायद उसकी आंटी ने उस दिन इसी कमरे में अगरबत्ती जलाने के लिए कहा था। क्या राज था इस कमरे का, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अगली सुबह सेलिम की बात मानकर तासिया उसकी आंटी की फोटो के सामने अगरबत्ती जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करती है। तभी उनके पीछे लाल शादी का जोड़ा पहने वही आत्मा नजर आती है। तासिया भी उस आत्मा को महसूस करती है, लेकिन जैसे ही वो पलटकर देखती है तो आत्मा गायब हो जाती है। कुछ देर बाद तासिया के तीनों दोस्त भी वहां आ जाते हैं प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए। घर उन्हें भी डरावना लगता है, लेकिन वो ये बात सेलिम से नहीं कहते। इसी बीच सेलिम का एक पड़ोसी आता है और आंटी की रस्मों के लिए जरूरी सामान देकर पूछता है, तुम और तुम्हारे दोस्त क्या आज रात यहीं रुकने वाले हो? सेलिम कहता है, जी हाँ। तो वो कहता है, अगर कोई परेशानी हुई तो बता देना। इतना कहकर वो चला जाता है। घर के अंदर फेब्री और लियो तस्वीरें ले रहे होते हैं। तभी सेलिम के सिर पर खून की एक बूंद गिरती है। वो हैरान होकर ऊपर देखता है तो देखता है कि छत से पानी टपक रहा है और पानी की शेप तितली जैसी है। फिर अचानक हाथ पर लगा खून गायब हो जाता है। सेलिम सोचता है शायद उसे भ्रम हुआ है। दूसरी तरफ आरिन तासिया को तैयार कर रही थी। वो तासिया से कहती है कि कल रात का सपना भूल जाओ, अब खुश रहो, तभी फोटो अच्छे आएंगे।
ड्रेस और मेकअप फाइनल हो जाता है, लेकिन आर्यन सोच में पड़ जाती है कि हेयर स्टाइल कैसा करे। रात में जब आर्यन घर में घूम रही होती है, उसे एक पुराना एल्बम मिलता है। उसमें मीना की तस्वीर होती है। उसका हेयर स्टाइल देखकर आर्यन एकदम इम्प्रेस हो जाती है। उसे आइडिया आता है, कल तासिया को यही लुक दूंगी, और उस हेयर स्टाइल की फोटो अपने फोन में ले लेती है। डिनर के समय सबको दिखाती है। तभी सब सेलिम से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। सेलिम बताता है, ये मेरे दादा की छोटी बहन है। बहुत खूबसूरत और मशहूर सिंगर थी, लेकिन बहुत कम उम्र में ही उसकी मौत हो गई थी। वो ये भी कहता है कि उसकी गाने की डिस्क यही है, और तुरंत पुराना प्लेयर निकाल कर चला देता है। जैसे ही गाना बजता है, तासिया का रिएक्शन बदल जाता है। वो चुपचाप उठकर प्लेयर के पास जाकर गाने में खो जाती है। सेलिम सोचता है कि शायद उसे गाना बहुत पसंद आ गया है। उस रात खाना खत्म करने के बाद तासिया बर्तन धो रही होती है। छत से फिर पानी टपक रहा था। तभी किचन में फेब्री आता है और पास खड़े होकर सिगरेट पीने लगता है। उसके यूं घूरने पर तासिया कहती है, इस तरह घूरने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए मॉडलिंग नहीं करने वाली। फेब्री हंसते हुए कहता है, मैं इस वजह से नहीं देख रहा, तासिया को तो सेलिम पहले ही ले गया है। तासिया समझ नहीं पाती कि वो क्या कहना चाह रहा है। तब फेब्री साफ साफ कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं खुद को साबित कर दूं तो क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? तासिया बिना घुमाए फिराए बोल देती है, नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। इतना कहकर तासिया जाने लगती है, लेकिन फेब्री उसे रोककर सामने की एक अजीब सी दीवार दिखाता है और पूछता है, ये आखिर है क्या? तासिया कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता। इतना कहकर कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन के फोटोशूट के लिए जो ड्रेस पहननी थी वो पहनकर देखती है। तभी नोटिस करती है कि ड्रेस से एक धागा निकला हुआ है। धागा काटने के लिए छोटी सी कैंची उठाकर जैसे ही आईने में देखती है तो वो चौंक जाती है। आईने में खुद को एक अलग कमरे में देख रही थी, जहाँ लाल रंग का पलंग था, लेकिन हकीकत में ये कमरा बिल्कुल वैसा नहीं था। तासिया समझ ही नहीं पाती कि उसने क्या देखा, और तभी अचानक लाइट चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। घबराकर वो फोन की टॉर्च जलाकर सेलिम को ढूंढने लगती है, लेकिन माहौल अजीब होने लगता है, जैसे वो किसी और जगह पहुंच गई हो। तभी उसके सामने वो प्रेतात्मा आ जाती है। तासिया डरकर एक कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर देती है। ये वही कमरा था जहां मीना की तस्वीर रखी थी। अचानक दरवाजा अपने आप खुलता है और प्रेतात्मा अंदर आ जाती है। तासिया डर के मारे आंखें बंद कर लेती है, और तभी वहां सेलिम आ जाता है। असल में तासिया तो इतने समय से इसी कमरे में थी। वो सेलिम को सारी बात बताती है। सेलिम कहता है कि ये मीना की आत्मा हो सकती है, जो कुंवारी मर गई थी, इसलिए उसकी आत्मा अभी तक घर में भटक रही है। वो तासिया को अपनी आंटी का लिखा एक कागज दिखाता है, जिसमें साफ लिखा था, हर शाम इस खानदान का कोई मीना की फोटो के सामने अगरबत्ती जलाए, वरना सेलिम की बीमारी वापस आ जाएगी। आंटी की मौत के बाद ही सेलिम की नाक से खून आना शुरू हुआ था, क्योंकि इस वक्त पूरे खानदान में सिर्फ वही जिंदा था। इसलिए उसे रोज मीना की फोटो के आगे अगरबत्ती जलाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करनी होगी। अब तासिया को भी सब समझ आ जाता है। अगर उसे सेलिम से शादी करनी है तो उसे यहीं रहना होगा और ये रस्म निभानी होगी। सेलिम समझाने ही वाला था, लेकिन तासिया पहले ही मान जाती है। वो कहती है कि सेलिम के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर सेलिम बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन फोटोशूट की तैयारी हो रही थी। आर्यन तासिया का चेहरा देखकर कहती है, अगर तुम चाहो तो आज का शूट कैंसिल कर देते हैं। लेकिन तासिया कहती है, नहीं, मेरा मूड जल्दी ठीक हो जाएगा। तासिया इतना कहकर सेलिम के साथ बाहर चली जाती है। आर्यन जब सामान रख रही होती है, तब उसे ड्रॉवर में एक हेयर क्लिप मिलता है, जो तितली के आकार की थी और बहुत खूबसूरत थी। उसे इतनी पसंद आती है कि वो अपने पास रख लेती है। फोटोशूट से पहले सब लोग सेलिम के परिवार की कब्रगाह जाते हैं। वहाँ सबको श्रद्धांजलि देकर फोटोशूट शुरू करने निकलते हैं। तभी आर्यन वो तितली वाली क्लिप तासिया को दिखाती है। तासिया को भी बहुत पसंद आती है, तो आर्यन उसके बालों में क्लिप को लगा देती है। फिर तासिया और सेलिम का खूबसूरत फोटोशूट शुरू होता है। इसी बीच फेब्री को मीना की एक पुरानी फोटो दिखती है, जिसका स्टाइल उसे बेहद पसंद आता है। वो सेलिम से पूछता है, क्या ये फोटोशूट ट्राई करें? सेलिम भी मान जाता है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि ये फोटो पहले से यहाँ थी या नहीं। इसके बाद तासिया और सेलिम उसी पुराने स्टाइल में फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन जैसे ही कैमरे की फ्लैश जलती है, तासिया अचानक फ्लैशबैक में चली जाती है। उसे इसी घर में घटे कुछ पुराने हादसे दिखने लगते हैं। कुछ आर्मी वाले घर में घुसकर शादी में आए मेहमानों को बेरहमी से मार रहे थे।
दुल्हन के जोड़े में सजी मीना चीखने लगती है। तभी अचानक से तासिया बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद तासिया को लेटाया जाता है। फेब्री कहता है इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं, लेकिन तासिया मना कर देती है। मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। सेलिम भी तासिया को हॉस्पिटल चलने के लिए कहने लगता है। तभी अचानक से उसकी नाक से फिर से खून निकलने लगता है। वो बहाना बनाकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर फेब्री तासिया के पास आकर बैठ जाता है और उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। तासिया आधी नींद में थी, इसलिए समझ नहीं पाती कि ये सेलिम नहीं फेब्री है। उधर लियो उस समय फोटो एडिट कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी फोटो पर नजर पड़ी उसके रोंगटे खड़े हो गए। सेलिम और तासिया के पीछे 2 अजनबी प्रेतात्माओं के साए थे। वो तुरंत फेब्री को बुलाकर फोटो दिखाता है, फिर जल्दी से आर्यन के पास चला जाता है। फोटो देखकर फेब्री भी डर जाता है। लियो ये सब आर्यन को बता ही रहा था कि तभी तासिया की नींद खुल जाती है। वो खिड़की से उन्हें बातें करते देखती है। इसी दौरान उसे मीना के गाने की आवाज सुनाई देती है। तासिया म्यूजिक प्लेयर के पास जाती है और देखती है कि ये तो बंद है, लेकिन आवाज तो उसके पीछे से आ रही थी। जैसे ही तासिया पलटकर देखती है, उसकी रूह कांप जाती है। दुल्हन के जोड़े में सजी मीना की आत्मा गाते हुए जा रही थी। तासिया भी उसके पीछे पीछे चल देती है और दोनों उस पुराने कमरे में पहुंचते हैं जहां मीना का बेडरूम सजा था। कमरे में मीना की फोटो के सामने तासिया रुक जाती है। तभी तासिया को दीवार के पीछे से रोने की आवाज आती है। वो कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है। तभी दीवार में अचानक दरारें पड़ने लगती हैं। डरी सहमी तासिया जल्दी से सेलिम को बुलाती है। सेलिम तुरंत आकर दीवार तोड़ने लगता है और जैसे ही दीवार टूटती है, सबके होश उड़ जाते हैं। अंदर सालों से छुपाकर रखी मीना की लाश थी। उसके आसपास फूल रखे थे, मतलब मीना को कभी दफनाया ही नहीं गया था। मीना के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। सेलिम किसी तरह बॉक्स निकालकर जैसे ही खोलता है, वहां मौजूद सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, जो जल्दी ही आने वाला है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।